के बाद आप नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप का वीकली पॉलिटिकल शो नेता नगरी है। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से वर्चुअल स्क्रीन पर लौटना पड़ा। थैंकफुली किसी पैंडेमिक की वजह से नहीं, यात्रा के शेड्यूल की वजह से। कुछ राजनीतिक इंटरव्यूज के सिलसिले में अपने नोएडा के दफ्तर से, स्टूडियो से बाहर हूं, इसलिए फिर से जूम की शरण में जाना पड़ा। पर नेता नगरी में बहस का, तर्कों और वितर्कों का सिलसिला नहीं थमेगा तकनीकी बाध्यता के चलते। आज नेता नगरी में विस्तार से बात होगी कि अपने इतिहास को किस ढंग से देखा जाए, खास तौर पर मध्यकाल के इतिहास को। ज्ञानवापी मस्जिद के प्रसंग में जिस तरह की बहसें देश में चल रही हैं, इतिहासकार जो अलग अलग मत के हैं, उनका इस बारे में क्या सोचना है। आपने पिछले हफ्ते भी इतिहासकारों को सुना, इस हफ्ते एक नया सेट आपके सामने आएगा। तो आइए शुरू करते हैं नेता नगरी। नेता नगरी के इस पहले सत्र में आपका स्वागत है। देश में अभी भी ज्ञानवापी मस्जिद और उसके इर्द गिर्द जो भी विवाद हैं, उन पर बात हो रही है। बात इस पर भी हो रही है कि जो हिस्टोरिकल मिस्टेक्स हैं, उनको कैसे करेक्ट किया जाए। बात इस पर हो रही है कि औरंगजेब की लेगेसी क्या है, उसको कैसे इंटरप्रेट किया जाए, पूरे मध्यकाल को कैसे देखा जाए। बात इसकी भी हो रही है कि ये जो धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई थी और अभी भी है, उसको किस तरीके से व्याख्यायित किया जाए। और कोशिश ये है नेता नगरी में और वैसे भी ललन टॉप की कि विद्वानों को बुलाया जाए ताकि हम तथ्य समझ सकें और उन तथ्यों को परखने का संदर्भ समझ सकें। नेता नगरी के पिछले एपिसोड में हमने प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी और प्रोफेसर माखनलाल के तर्कों को सुना था। एक दूसरे से असहमत थे, लेकिन बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से बातचीत हुई थी और कई दर्शकों ने इस चीज को नोटिस भी किया था। कोशिश है कि आज भी उसी ढंग से बातचीत को आगे बढ़ाया जाए। हमारे साथ दो बहुत ही विद्वान मेहमान मौजूद हैं। मैं आपका फौरन उनसे परिचय करवा देता हूं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर कपिल कुमार। प्रोफेसर कपिल इग्नू में फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री के चेयरपर्सन हैं। प्रोफेसर कपिल, आपने समय निकाला हमारे लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और स्वागत है नेता नगरी में। मैं रिटायर हूँ अब 2 साल 3 साल पहले, ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले। आजकल मैं सीनियर फेलो हूँ नेहरू मेमोरियल म्यूजियम लाइब्रेरी के अंदर। I stand corrected, sir. और but once a professor, always a professor. I'll say in my defense. और हम तो यहाँ स्टूडेंट की तरह ही बैठते हैं सर, जब ऐसा भी कोई विषय आता है। दूसरे मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ हैं प्रोफेसर सईद अली नदीम रिजवी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में फैकल्टी रहे हैं और मध्यकालीन इतिहास के जानकार हैं। तो प्रोफेसर कपिल, मैं ओपनिंग आर्ग्यूमेंट जानना चाहता हूँ, खास तौर पे औरंगजेब के कंटेक्स्ट में। बहुत अलग अलग सब लोग हमने सर देखा है कि अपने अपने सुभीते से अच्छा बुरा या ग्रे शेड में बता देते हैं। आपके हिसाब से औरंगजेब के कार्यकाल और ओवरऑल मुगलों को देखने का नजरिया क्या होना चाहिए और ज्ञान वापी के कंटेक्स्ट में उसका रोल क्या था? क्यों ये जो धार्मिक स्थल हैं, ये लगातार आक्रांताओं के निशाने पर रहे? हमने सोमनाथ के कंटेक्स्ट में देखा, विश्वनाथ के कंटेक्स्ट में। इसके पीछे की पॉलिटिक्स क्या थी और करंट सिचुएशन क्या थी उस समय? जी देखिए, मेरा ये मानना है कि मैं औरंगजेब को और बादशाहों से अलग रख करके ये तुलना करना कि कौन ज्यादा बड़ा वो था, कौन कम था, कौन क्या था, मैं उसमें नहीं देखना चाहता। मेरा ये मानना है कि पाश्चात्य की तरफ से कुछ आक्रांता आए, एक नई राजनीति की स्थापना हुई भारत के अंदर, एक नए धर्म की स्थापना हुई भारत के अंदर, और उसके अंतर्गत कई तौर तरीके अपनाए गए। अगर आप मीर कासिम से शुरू करें, सिंध से, चचनामा से, और उसको पढ़ के उसके वृतांत जो मिलते हैं, बाबरनामा में जो वृतांत मिलते हैं, मैं बाबरनामा को कोट कर रहा था, बाबर को सर, मुझ पे तो अंग्रेजी कोट है। जी जी। जब वो बाबर कहता है कि उसकी कोट है कि फॉर द सेक ऑफ इस्लाम आई बिकेम ए वंडरर, आई बैटल्ड infidels in Hindus, I determined to become a martyr, and thank God I became one and killed non-Muslims. अब इसी परिप्रेक्ष्य को अगर आप अकबर के टाइम में ले जाएं तो दो बड़े मैसेकर हैं। 1560 के अंदर है गढ़ा के अंदर करीबन 48,000, और उसके बाद है चित्तौड़गढ़ के अंदर
करीबन 40,000, जिसका मेंशन खुद अकबर रामा में है, अबुल फजल भी करते हैं। और यही अगर फिर आप औरंगजेब के टाइम पे आ जाएं, मैं बीच का कुछ छोड़ रहा हूं पीरियड, हालांकि उस पीरियड के भी एग्जांपल्स हैं। तो एक तो आपने जो सिखों का जिक्र किया औरंगजेब के टाइम का, तेग बहादुर का है, उससे पहले अर्जुन सिंह का है, या और भी हमें कुछ नाम मिलते हैं उस पीरियड के। और जो डॉक्यूमेंटेशन है जी कि आलमगीरी में खुद मौजूद है कि उसको खबर दी गई कि भाई वो मस्जिद बना दी गई मंदिर तोड़ के। दूसरा डॉक्यूमेंट वो जो रॉयल एशियोटिक सोसाइटी वाला कोट किया जा रहा है, दोनों हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब मैं इस पूरे परिप्रेक्ष्य को इस दृष्टि से देखता हूं कि ये उस पूरे मिडिवल पीरियड जो है, उस पीरियड की एक बर्बरता थी। या प्राचीन काल में भी कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो अशोक ने अपने भाइयों को मारा, या बुद्ध स्तूपों को वो मंदिर हटा के बुद्ध स्तूप बनाए गए, या पुष्यमित्र शुंग ने वो मंदिर बना दिए उन बुद्ध स्तूपों की जगह पे। तो मैंने उस पर एक बात ये कही मानसिकता को लेकर के कि जो भी कुछ इस तरीके से हुआ उसको हम जस्टिफाई नहीं करते। आई एम पुटिंग इट एज ए हिंदू थिंग। हम जस्टिफाई नहीं करते, कोई नहीं जस्टिफाई करता। लेकिन कुछ मुसलमान, मैं सारी मुस्लिम कौम को नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूं, मैं मस्जिद बनने के खिलाफ नहीं हूं, मैं इस्लाम लोग जो फॉलो करते हैं उनके खिलाफ नहीं हूं। लेकिन अगर कुछ लोग उस बर्बर मानसिकता के डिफेंस में खड़े हो जाते हैं कि साहब औरंगजेब ने तो कोई अत्याचार नहीं किया, उसने कोई बर्बरता नहीं की, तो मुझे शिकायत है। और इसको बढ़ाने का एक मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूं। नदीम सामने है, कॉम्प्रिहेंसिव ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो है नदीम भाई, सल्तनत पीरियड वाली, उसमें जो जिक्र है मलिक गाफूर का सोमनाथ के ऊपर अटैक का, शायद अलबरौनी के उसमें पूरा मिलता है वो वृतांत, अगर मैं गलत नहीं। बरौनी नाम है ना, या बरौनी? अलबरूनी जी। अलबरौनी नहीं, ये अलबरौनी का नहीं है। ये किसका है? ये मैं नाम भूल रहा हूँ उस किताब का, तारीख है तब का ध्यान आ जाएगा मुझे। उसमें पूरा सोमनाथ के ऊपर अलाउद्दीन के टाइम पे अटैक का जिक्र है मलिक गफूर का, कि वो अटैक करता है, मूर्ति तोड़ता है, मूर्ति तोड़ के मूर्ति को वो बैलगाड़ी पे रख के दिल्ली भेज दिया जाता है। और जो रावल राजा है गुजरात का उस समय, वहां उस रावल राजा की दोनों जो रानियां थी उनको भी अलाउद्दीन के पास भेज दिया जाता है। और अलाउद्दीन वहां पे उन दोनों का धर्म परिवर्तन करा के एक से खुद शादी करता है, एक से अपने लड़के की शादी करा देता है। ये उसमें एग्जैक्ट वृतांत है। और कुछ और जिक्र है कि 3000 तिलंगे या कुछ वो कितना, जो फर्स्ट मैसेकर वो मानते हैं हुआ है, वो मलिक गफूर ने किया है। उनका तिलंगों का, मेरे ख्याल जिन्हें न्यूली कन्वर्टेड या कुछ बोलते थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया था, तो उसके ऊपर होता है। अब इस हिस्ट्री को जब पेश किया जाता है तो कॉम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री के अंदर निजामी साहब और हबीब साहब, बड़े वाले अजीब साहब, वो लिखते हैं कि द एम वॉज टू लूट नॉट रिलीजियस। भाई अगर रिलीजियस नहीं था तो फिर मूर्ति क्यों तोड़ी गई? फिर लिखते हैं कि बोथ द रानीज ऑफ राजा वर ऑनरेबली सेंट टू अलाउद्दीन। अब एक राजा की दोनों रानियों को आपने अलाउद्दीन खिलजी के पास भेज दिया, उसने धर्म परिवर्तन करा के एक को अपने हरम में रख लिया, एक को अपने लड़के के हरम में रख लिया, और आप ये वर्ड यूज करें उनके लिए कि ऑनरेबली, तो मुझे शिकायत होती। मेरा ये कहना है जो उसी टाइम के आप ही के हिस्टोरियंस ने लिखा है, मैंने नहीं लिखा है। एक बार ये डिबेट हो रही थी जी, किसी ने सवाल उठा दिया था कि मुगल्स आर बीइंग डेमोनाइज्ड इन दिस कंट्री। तो मैंने कहा नहीं, अगर उस समय जो बात हुई, अगर मान लीजिए कोई मंदिर टूटा या कोई कत्लेआम हुआ या कुछ हुआ,
तो आज कुछ लोग ऐसे मौजूद हैं जो ये मानने के कि हाँ भाई ये चीज हुई थी, उस समय की चीज थी, हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें खाई पाटनी है, हमें आगे बढ़ना है। ये कहते हैं वो तो चीज हुई नहीं, और नहीं हुई, अगर हुई भी है तो उसे जस्टिफाई करते हैं। तो सोसाइटी में रिएक्शन तो होगा फिर उस चीज का। और मैं एक और वजह से चिंतित हूं जी कि ये जो मानसिकता है ये आज कंटिन्यू खाली भारत में ही नहीं कर रही है। या तो लोग कह देंगे भाई ठीक है, या तो संघ है और हिंदूवादी है, इसलिए भारत में झगड़ा होगा। मुझे ये बताइए कि तालिबान ने बामियान की मूर्तियां किस मानसिकता से तोड़ी थी? वहां बामियान का तो वहां पे कोई ना कोई आरएसएस का था, ना कोई हिंदू था वहां पे। सिरोकुसा के अंदर एक चर्च है आज, वो चर्च जब अरब अटैक करते थे तो मस्जिद बन जाता था, जब क्रिश्चियन वापस ले लेते थे तो उसे चर्च बना लेते थे। आज भी ऑस्ट्रिया के अंदर एक चर्च है जिसको लेके काफी हंगामा हो। मुझे इस्लामिक स्कॉलर्स नहीं बताया, मेरी तो इतनी नॉलेज नहीं थी। उन्होंने कहा कि कुरान के अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि किसी दूसरी जगह पे जहां पे इबादत होती है ये वहां पे आप मस्जिद नहीं बना सकते, किसी की जबरदस्ती जमीन लेकर के आप मस्जिद नहीं बना सकते। तो मेरा ये सवाल है कि ये चीज क्यों? और कुछ लोग मानसिकता की बात करते हैं। तो मैंने एक सवाल पूछा, मैंने कहा आज के काल में भी अगर कोई मोहम्मद साहब के खिलाफ कुछ बोल देता है जो नहीं बोलना चाहिए, गलत है बोलना, मैं नहीं जस्टिफाई करता बोलने को, लेकिन आप इतना वो हो जाते हैं कि किसी ने सवाल उस पर पूछ लिया तो उसके हाथ काट लिया, किसी ने कार्टून बना दिया तो आपने उसको गोली मार दी। तो जब आप इस मानसिकता से आज प्रभावित हो जाते हैं, तो उस जमाने में जो मंदिर तोड़ा गया, क्या हिंदुओं की कोई मानसिकता नहीं थी? क्या उन पे कोई आघात नहीं पहुंचा? आप अगर साइकोलॉजिस्ट से बात करेंगे, मैंने भी पूरी इंडेंचर की स्टडी की है, इंडेंचर की बुक मेरी आ रही है, ट्रॉमा ऑफ इंडेंचर, कि जनरेशंस तक वो ट्रॉमा गया इंडेंचर का, कि जिन लोगों को ये इंडेंचर लेबर बना के ले गए झूठे वायदे करके, और वहां जाके दोनों हिंदू मुसलमानों की इन्होंने शादियां तक नहीं मानी, इलीगल कर दिया, तो उसका जो बच्चों पे और नेक्स्ट जनरेशन पे इफेक्ट पड़ा। तो इसलिए हमको सोसाइटी के अंदर इन एस्पेक्ट्स को निकालने के लिए, और देखिए इसलिए मैंने बात कही कि मैं आइसोलेशन में औरंगजेब को नहीं लूंगा। अब्दाली आता है तो वो भी यही करता है, नादिर शाह आता है तो वो भी यही करता है, गजनबी भी यही करता है, गौरी भी यही करता है। तो इसलिए ये चीज, जबकि किसी भी धर्म के अंदर ये नहीं कहा गया जी कि आप दूसरे को तलवार से या फोर्सफुली परिवर्तित करें, लेकिन जब ये होता है, और यह हुआ किसी जमाने में, तो ये कहने में कि भाई ठीक नहीं था, ये चीज गलत हुई उससे। ठीक है, इस पे प्रोफेसर नदीम, हमने प्रोफेसर कपिल कुमार के पूरे ओपनिंग रिमार्क को सुना। डू यू एग्री विद दिस इंटरप्रिटेशन? आप क्या कहना चाहेंगे? हाउ शुड वी लुक एट अवर रूलर्स फ्रॉम द पास्ट, स्पेशली मिडिवल एज? और जैसा प्रोफेसर कपिल ने कहा कि उसको कंटिन्यूटी में देखिए, उसको वन ऑफ औरंगजेब की तरह मत देखिए, और उसको, उनका जोर इस पर है कि सबसे पहले तो एक्नॉलेज करिए जो एट्रोसिटीज हुई हैं उसको, उसके बाद फिर आगे की बात। प्रोफेसर नदीम। प्रोफेसर कपिल कुमार जी को मैंने बड़े टेंशन से सुना सर। जाहिर है कि कपिल जी मेरे सीनियर भी हैं, और शायद कभी इनकी यूनिवर्सिटी में पढ़ा होता तो मैं इनका स्टूडेंट भी होता। अनफॉर्चुनेटली वो मौका तो कभी नहीं मिला, लेकिन चलिए आज साथ बैठ के बातचीत हो रही।
ये शायद पहला मौका है जो कपिल जी से हम लोग आमने सामने गुफ्तगू कर रहे हैं। जी। कपिल जी की एक बात से तो मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, सोलो आने, और वो ये है कि औरंगजेब को इन आइसोलेशन नहीं देखना चाहिए। औरंगजेब कोई एक ऐसा इंडिविजुअल नहीं है कि बस आप उसको पकड़ के बैठ जाएं और बस वो एक वो एबरेशन था, उसके अलावा कुछ नहीं। ये मैं पूरी मैं कपिल जी से इस पर सहमत हूँ। लेकिन इसके अलावा जो कपिल जी ने एक हमारे सामने एक पूरा एक सीन बना के पेश किया, जिसके अंदर तालिबान से लेके, अफगानिस्तान से लेके और स्पेन से लेके और अमेरिका से लेके और पेरिस से लेके तकरीबन हर जगह की सैर कराई जी। और बहुत सी चीजें याद दिलाई। लेकिन एक चीज का एहसास हुआ कि जैसे कपिल जी के लिए हिंदुस्तान का इतिहास शायद मिडिवल टाइम से शुरू होता है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ सुल्तानों का जिक्र किया। क्या सुल्तानों से पहले क्या इस टाइप की कोई हरकतें नहीं हो रही थी? मैंने मानी नदीम भाई, है ना, हो रही थी। ये एक बादशाहों का तरीका था। आपने जो एग्जाम्पल्स दी वो आपने एक तरफ की एग्जाम्पल दी, और जाहिर है कि उसमें बहुत सी एग्जाम्पल्स ऐसी हैं कि जो वाकई हुई। अगर कोई ऐसा डिनाय करे कि क्या औरंगजेब ने मंदिर नहीं तोड़े, तो शायद झूठ बोले, बिल्कुल बोले, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन सिर्फ ये कहा जाए कि ये सारा काम मुगलों के आने के बाद हुआ, इससे पहले नहीं हुआ, ये सरासर मेरे ख्याल में इतिहास की लाइल्मी, इसके अलावा कुछ नहीं। जहां तक मुगलों का सवाल है, मुगलिया हुकूमत हिंदुस्तान में 1556 से कायम हुई, जब बाबर आया। जब सोमनाथ पे हमला हुआ, जब सल्तनत यहां पे थी, उस पीरियड को जैसे आमतौर से आजकल हर दूसरे टीवी चैनल में हो रहा है, और आज सल्तनत के किस्से सुनाने के बाद फिर कपिल जी ने भी उसी रॉ में ये कहा कि मुगलों ने ये किया। भाई, सल्तनत अलग चीज है, मुगल अलग चीज है, दोनों अलग चीज है। सल्तनत की तारीख अलग है, उसकी हिस्ट्री अलग है, मुगलों की हिस्ट्री बिल्कुल अलग है। डीएन झा ने भी काम किया है, सिर्फ मोहम्मद हबीब ने काम नहीं किया है, डीएन झा ने भी काम किया है, उन्होंने भी बताया है कि क्या हुआ था। कपिल जी ने एक सवाल उठाया कि क्या वजह थी कि ये सब सुल्तान महमूद से लेके और बाद तक ये मंदिरों की तरफ क्यों अट्रैक्ट होते रहते थे। मोहम्मद हबीब का इन्होंने जिक्र किया, लेकिन मोहम्मद हबीब ही ने उसका एक अपनी ही उस किताब में, सुल्तान महमूद ऑफ गजना में, जो उसका तस्करा किया था कि क्यों वहां के ऊपर अटैक होती थी, उसकी तरफ कपिल जी ने इशारा किया। आई थिंक हिस्ट्री को हम पीस व्हील्स में, कंपार्टमेंट्स पे नहीं देख सकते। जब तक के एक फुल व्यू लेके ना चले तो वो वन साइडेड अप्रोच होती है। एक चीज और कहता चलूं, जाहिर है कि जो कपिल जी ने कहा, मैं सबका जवाब यहाँ देने नहीं बैठा, लेकिन बस मैं इतना जरूर कहूंगा कि इतिहास जो है वो कभी अनबायस्ड हो ही नहीं सकता, है ना। जाहिर है कि जो कपिल जी उसे देखेंगे और मैं देखूंगा और आप देखेंगे, सबके अपने बायसेस होते हैं, उससे देखना होता है। लेकिन हमको कोशिश ये करना चाहिए कि हम इतिहास को थोड़े से अपने पर्सनल जो भी हमारे नजरियात हैं उसको थोड़ी देर दूर रख के फिर हम देखें, तभी हमें इतिहास कायदे से समझ में आए। सल्तनत में काफी चीजें हुई, उसके बाद मुगल आए। मुगलों के जमाने में जाहिर है कि बाबरनामा का तस्करा हुआ। एक बात मैं याद दिलाना चाहता हूं कि बाज दफा कुछ चीजें होती हैं, एक लैंग्वेज होती है जो मजहब से डिराइव होती है, लेकिन एक्चुअली वो सेकुलराइज होती है।
ये मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कपिल जी आपको, आपने बाबरनामा साइट किया था तो बाबरनामा से ही देता हूँ। उसी बाबरनामा में एक डॉक्यूमेंट है जो फरमान है बाबर की तरफ से, जो बैटल ऑफ खनवा से पहले इशू किया गया था, और उसके बाद एक फतेहनामा है, यानी जब विक्ट्री हो गई थी राणा सांगा के ऊपर तो एक विक्ट्री डॉक्यूमेंट एक इशू किया गया। दोनों बाबरनामा के पार्ट हैं। अगर इन दोनों को देखें तो इसमें ये जो जबान आप बात कर रहे हैं, कुफ्र की, जिहाद की, मुजाहिद की, है ना, ये सारी इसमें इस्तेमाल हुई हैं और की गई। इसी में लिखा हुआ है कि कनवा के मैदान में राणा सांगा के साथ 10 कुफ्फार बाबर को चुनौती देने के लिए खनवा के मैदान में सामने आए थे, है ना। 10 काफिर, बाबर मुजाहिद, बैटल ऑफ खनवा जिहाद। जाहिर है कि बड़ा सूट करता है आजकल के लिहाज से ये कहना कि 2 मजहबों की लड़ाई थी। एक तरफ मुजाहिद मुसलमान थे, दूसरी तरफ कुफ्फार थे। साफ लिखा है बाबरनामा में कि 10 कुफ्फार मिलके आए थे। लेकिन उसी बाबरनामा में अगर जरा सा 1-2 लाइन आगे आप बढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि जो 10 कुफ्फार का जिक्र हो रहा है उसमें एक का नाम था सुल्तान महमूद लोदी, और एक दूसरा था, वो देखिए इस वक्त में क्या नाम था उसका, हसन खां मेवाती। हसन खां मेवाती, है ना। दोनों का जिक्र हो रहा है, लेकिन पुकारे क्या जा रहे हैं, दोनों को काफिर कहा जा रहा है। तो मेरी सिर्फ विनती कपिल जी आपसे ये है कि जब हम इन सोर्सेस को पढ़ें और खास तौर से इनके तर्जुमे में पढ़ें तो थोड़ा सा खास ख्याल रखें उस जबान का कि क्या इस्तेमाल की जा रही है। अगर लिटरल मीनिंग हम लें तो हमें लगेगा कि हसन खां मेवाती और जो इब्राहिम लोदी का बेटा था, दोनों माशाअल्लाह काफिर हो चुके थे, हिंदू हो चुके थे, जो एक तरीके से लड़ने के लिए बाबर के पास आए थे और बाबर उनसे अल्लाह के नाम पे उनसे जिहाद कर रहा था। मसला ये नहीं ना, वो वॉर जो थी वो जिहाद थी, ना अल्लाह मियां के लिए कोई जंग थी, ना मजहब के लिए जंग थी, वो सिर्फ इख्तिदार की एक जंग थी। और जो भी जेन्युइन बादशाह को जो अपोज करेगा वो काफिर कहलाएगा। आपने नादिर शाह का भी जिक्र किया था, उसी नादिर शाह ने जिस वक्त दिल्ली में मैसेकर्स किए हैं ना, उस वक्त मुगल बादशाहों को भी एक पर्टिकुलर टर्म से पुकारा था कपिल। उन्होंने उनको कहा था हिंदुआने कलमगो। और अगर आपको याद दिलाऊं तो 1857 में जब जंग आजादी हो रही थी, जिसपे अभी आप जिक्र कर रहे थे कि एग्जीबिशन भी आपने कहीं लगवाई है, तो उसी जंग आजादी में रानी लक्ष्मीबाई और तात्या तोपे दोनों को मुजाहिद पुकारा जाता है और ये कहा जाता है कि ये जिहाद कर रहे थे। तो क्या 1857 की लड़ाई अल्लाह मियां के नाम कुरान के तरफ से अल्लाह मियां का निजाम कायम करने के लिए जंग की गई थी? नहीं, ये फारसी जबान के टर्म्स थे जो यहाँ इस्तेमाल किया जा रहे हैं। हर एक को मालूम है कि रानी झांसी तात्या तोपे मुसलमान नहीं है, लेकिन मुजाहिद कहला रहे, जिहाद कर रहे। सबको मालूम है कि मुगल बादशाह जो दिल्ली में बैठा हुआ है, नादिर शाह का भी मालूम है कि वो कौन है, वो मुसलमान है, लेकिन क्या पुकार रहे, हिंदुआने कलमा गो। मेरा सिर्फ कहना यह है कि अगर हम आप अपने को इतिहासकार कहते हैं तो इतिहास की भाषा पे हम जहन थोड़ा सा ख्याल रखें, और जब तक के उस दौर की जबान को समझ के जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, हम जो है किसी गड्ढे में गिरेंगे। बस इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं। ऑलराइट, थैंक यू प्रोफेसर नदीम। हमारे साथ रुचिका शर्मा भी जुड़ गई हैं। रुचिका दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाती है। रुचिका, आई विल कम टू यू, पर प्रोफेसर कपिल आप
नदीम साहब की कई बातों को सुन के ना इत्तेफाकी में सर हिला रहे थे। इफ यू कैन क्विकली ऐड एंड देन विल गो टू रुचिका। नहीं, मुझे सिर्फ एक ही बात कहनी है कि पता नहीं मेरी खुशकिस्मती है या मेरी बदकिस्मती है कि मैं अलीगढ़ स्कूल में नहीं पढ़ा। नदीम साहब भी विद ड्यू रिस्पेक्ट वही कर रहे हैं कि ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की एक तरफ बात है और दूसरी तरफ किस कॉन्टेक्स्ट के अंदर वो टर्म यूज की जा रही है उससे हटके जा रहे हैं। ये नहीं भूल रहे कि जिस बादशाह की हुकूमत चांदनी चौक की गलियों तक रह गई थी, उस बादशाह को पूरे हिंदुस्तान ने उस समय अपना बादशाह मान के फिरंगी से लड़ाई लड़ी थी। और पहली बार ये हुआ था 1857 के अंदर कि मुगल बादशाह को पूरे हिंदुस्तान ने अपना बादशाह माना था। इसके अलावा मुल्लों की हुकूमत जो है पूरे हिंदुस्तान पे कभी नहीं रही, किसी समय में नहीं रही। दूसरी बात जो एक कह रहे हैं नदीम साहब कि मुगलों के आने के बाद ही हुआ और उसको मुगलों के आने से पहले नहीं हुआ। मैंने तो अपनी बात शुरू वहीं से कही थी ये कह करके कि भाई बौद्ध और ब्राह्मण झगड़े भी हुए। मैंने अशोक का भी जिक्र किया, मैंने उसका भी जिक्र किया, पुष्यमित्र का भी जिक्र किया और मैंने उसमें ये कहा कि किसी ने उसने जो है इसको डिफेंड नहीं किया। वही मैं कह रहा हूं कि आपने सिर्फ एक पीरियड अगर बौद्ध विहार तोड़ा गया, ये तोड़ा गया और उसके अलावा पहले के लोगों के पर आपने मजहब की बात नहीं की, उस पर मुझे इतराज है। नहीं, मजहब की बात क्यों नहीं की? मैंने तो ब्राह्मण और बौद्ध शब्द यूज किया। भाई आप रिकॉर्डिंग देख लीजिए। हाँ, तो यही तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये बादशाहों का तरीका रहा है। नदीम साहब, नदीम सर एक एक अदरवाइज दिस विल बिकम अ टीवी डिबेट एंड वी डोंट वांट इट टीवी डिबेट। हम एक एक करके आराम से आर्गुमेंट लेंगे। प्रोफेसर कपिल प्लीज कंटिन्यू। नदीम सर आई विल कम टू यू। जी देखिए, सिचुएशन इसमें ये है, मैं जो कह रहा था कि आपने कुछ तोड़ा या कहीं कत्लेआम हुआ, उसको डिफेंड नहीं किया गया। मुझे एक जगह हिंदुस्तान में दिखा दीजिए जहां पे किसी मस्जिद को तोड़ करके मंदिर बनाया हो किसी राजा ने। अगर अहिल्या बाई ने भी बनवाए तो जहां मंदिर के ऊपर मस्जिद बन गई थी उसको तोड़वाया नहीं उसने। अब चलिएगा मेरे साथ, जीते जागते सबूत दे दूंगा। और दूसरी तरफ मेरे पे सबूत है, खंबात चले जाइए, एक रात की मस्जिद है वहां पे। मैं गया देखने क्योंकि हिस्टोरिकल इंटरेस्ट था कि भाई कौन सा मोन्यूमेंट है। कहा साहब एक रात की मस्जिद है। मैं चला गया तो मैं कहा एक रात की मस्जिद कैसे हो गई? कि साहब एक रात में मस्जिद बन गई थी। और जब मैंने उसको देखा तो पूरा आर्किटेक्चर और सब कुछ हुआ मंदिर का। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि उस काल में जो बर्बरता हुई, चाहे वो अशोक के काल में हुई, चाहे पुष्यमित्र के काल में हुई, चाहे सल्तनत पीरियड में हुई, चाहे मुगल पीरियड में हुई, और मैं तो ब्रिटिश पीरियड तक आऊंगा, उस बर्बरता को डिनाई करने में बात नहीं बनेगी। उस बर्बरता को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज हुई थी। ये उस समय की बर्बरता थी हिस्ट्री के अंदर। आज हमें वो नहीं चाहिए। आज हम उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। एक जमाना था हिंदुस्तान में हिंदू पानी होता था, मुस्लिम पानी होता था रेलवे स्टेशन पे। हम उससे बहुत आगे बढ़ गए हैं। और इसमें दिक्कत क्या है? देखिए ऐसे डायलॉग क्यों आते हैं और ये समस्याएं पैदा क्यों होती है? जो एक नेशनलिस्ट नैरेटिव है, हिस्टोरिकल डिस्कोर्स में उस नेशनलिस्ट नैरेटिव को गायब कर दिया गया। नदीम साहब अभी 22 हिस्ट्री की बात कर रहे थे। नदीम साहब, नीलाद्री भट्टाचार्य के 2 आर्टिकल्स देख लीजिए, कैम्ब्रिज वाले उसमें पब्लिश्ड हैं, जब वो एनसीईआरटी की किताबों के चेयरमैन थे। और मेरे को लगता है आपने पढ़े होंगे जरूर। जिन आर्टिकल्स में वो लिख रहे हैं कि हमने हिस्टोरियंस को क्या हिदायत दी कि किस तरीके से ये नैरेटिव बनाना है, किस तरीके से इस पुराने नैरेटिव को खत्म करना है। मैं साक्ष्य पे बात करता हूं। मेरी स्ट्रेंथ ये है कि मैं एविडेंस पे बात करता हूं। कहिए तो दोनों आर्टिकल्स आपको मैं जाके भेज दूंगा कंप्यूटर से अपने।
नीलाद्री भट्टाचार्य के, ओपनली ब्लेटेंटली, जो पूरी नक्सलाइट आइडियोलॉजी है। और फिर जो तोड़ मरोड़ की बात मैं कर रहा हूं, आप खुद नदीम साहब अमीर खुसरो को उठा लीजिए कि वो हिंदुस्तान के बारे में क्या लिख रहा है, और उसको पलट के एनसीईआरटी की किताब में कैसे उसको कोट किया गया। मेरा विरोध इस चीज से। प्रोफेसर कपिल, आप थोड़ा डिटेल भी दे पाएंगे अमीर खुसरो वाला जो बता रहे हैं? देखिए, अमीर खुसरो ने एक हिंदुस्तान का जिक्र किया है, हिंदुस्तान की भाषाओं को लेकर के और ये लेकर के, और उसने कहा है कि हिंदुस्तान में इतनी भाषाएं, इतना वो है। उसको जो इंटरप्रेट कर दिया गया वो इस तरीके से कर दिया कि हिंदुस्तान नाम की चीजें नहीं है, टुकड़े टुकड़े हैं, और हर इलाका अपना इंडिपेंडेंट है और हर इलाके की अपनी वो है। जरा कपिल साहब के उस किताब का नाम किसने उसको इंटरप्रेट किया, उसका भी नाम बता दीजिएगा। किसने तोड़ मरोड़ के पेश किया है अमीर खुसरो को? मैं नाम भूल रहा हूँ, एनसीईआरटी की किताब उठा के देख लीजिए, पूरा उसमें लिखा हुआ है, अब देख लीजिए पूरा। और किस तरीके से रीइंटरप्रेट कराया गया वो मैं आपको नीलाद्री के दोनों आर्टिकल्स कोट कर रहा हूँ। कहिए तो अभी कंप्यूटर में मेरे मौजूद है, मैं दोनों निकाल के दे दूंगा जी। इतने ब्लेटेंटली नीलाद्री ने वो आर्टिकल लिखे हैं, मैं तो हैरान हो गया देख के। मैं कभी एक्सपेक्ट नहीं करता था कि नीलाद्री भट्टाचार्य ने जो किया वो इस तरीके से ब्लेटेंटली उसको पब्लिश भी करेगा कि हमने क्या करना है, कि हमको ये नेशनलिस्ट डिस्कोर्स खत्म करना है। सबूत के साथ बात कर रहा हूं, आप देख लीजिएगा दोनों। और मेरी आपसे भी वो है, मैं आपको मेल कर दूंगा दोनों आर्टिकल्स, क्योंकि अभी आप इसे रिकॉर्ड कर रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप देख लीजिएगा दोनों आर्टिकल्स। कॉमनवेल्थ के ही जर्नल में पब्लिश्ड है दोनों के दोनों आर्टिकल्स। उसके बाद में दिक्कत क्या आती है, मैं एक छोटा सा उदाहरण देकर के बात करता हूं, क्योंकि एक सेमिनार में इरफान साहब से ये गुफ्तगू हुई थी मेरी। उन्होंने कहा कि मिडीवल हिस्ट्री पढ़ने के लिए पर्शियन की जानकारी बहुत जरूरी है। तो मैंने सवाल पूछा था कि साहब, एक मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन जो राजाओं की लैंग्वेज है कोर्ट की, वो कह रहा है बहुत जरूरी है, लेकिन जो आम जनता की भाषा है उस समय की, कि बुड़ी भी है, राजस्थानी भी है, नीचे तमिल भी है, या और भी भाषाएं हैं देश के अंदर, ब्रजभाषा भी है, अवधी भी है, ये सब भाषाएं हैं। उन भाषाओं में अगर कोई लिटरेचर है या उन भाषाओं के अंदर कोई सोर्सेज हैं, हम उन सोर्सेज को नहीं लेंगे। तो बोले नो, इट इज ए मस्ट। आप मिडीवल पे बोल ही तब सकते हैं जब आपने पर्शियन पढ़ी हो और पर्शियन की आपको नॉलेज हो। तो मैंने उनसे काउंटर सवाल किया था, मैंने कहा आपको संस्कृत आती है? बोले नहीं आती। मैं कहा आपको पाली आती है? बोले नहीं आती। मैं खरोष्टी आती है? बोले नहीं आती। तो मैंने कहा फिर आप जो है, जब आपको ना पाली आती है, ना खरोष्टी आती है, ना संस्कृत आती है, तो आप फिर प्राचीन भारत के ऊपर क्यों कमेंट्री करते रहते हैं हिस्ट्री के ऊपर? क्या आर्य आए थे या नहीं थे, या भारत का नाम थे या भारत नहीं था, या क्या था? मैं इस सिलेक्टिव डोमेन के खिलाफ, मैं नॉलेज के हर उसको वेलकम करूंगा। अगर मैं गलत हूं तो मैंने इस सोर्स को देख करके अपने व्यू को बदल लूंगा, लेकिन हिस्ट्री को मैं स्टैटिक नहीं मान के चलूंगा कि जो बिपिन चंद्रा साहब ने कह दिया या जो इरफान हबीब साहब ने कह दिया। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। नदीम साहब, मुझको एक साहब ने फोन किया और मुझको फोन पे ये बोले कि आप ये अपने बहुत डिबेट में जाते हो, एक डिबेट में क्यों नहीं कह देते कि नेहरू के जो दादा वादा है वो मुसलमान थे? तो मैंने कहा भाई मुझे सबूत ला दो। तो मुझसे बोले नहीं, आप इतिहासकार हैं, आप कहेंगे तो वही बहुत बड़ा सबूत होगा। तो मैंने कहा साहब, मुझे इरफान हबीब जितना बड़ा इतिहासकार मत बनाइए कि जो वो कहते हो फाइनल वर्ड है इतिहास का। आप मुझे सबूत ला दीजिए, मैं कह दूंगा। उन्होंने कहा सबूत कहां मिलेगा? मैंने कहा जाइए इलाहाबाद के रिकॉर्ड्स रूम में जाइए, लैंड रिकॉर्ड्स रूम में जो जमीनें मोतीलाल नेहरू ने खरीदी होंगी उसमें उनके बाप का और वालिदों का नाम लिखा हुआ होगा, वहां से वो रिकॉर्ड निकाल लाइए जाकर के। मैं एक इंडिपेंडेंट व्यू पॉइंट लेके चलता हूं, मैं किसी के दबाव में या किसी उसमें नहीं जाना चाहता। अब हुआ क्या कि जो नेशनलिस्ट डिस्कोर्स था, देखिए मैं एक दिन जी सलाम के ऊपर बोल रहा था 15 अगस्त के दिन, नेशनलिस्ट मुस्लिम्स के ऊपर। तो मैंने अजीमुल्लाह से लेके
अशफाकुल्ला तक, और अपना ये शेरवानी कश्मीर वाला बच्चा 19 साल वाला, और ब्रिगेडियर उस्मानी, इनका सबका जिक्र किया मैंने, क्रांतिकारियों का, आईएनए के अंदर जो मौजूद थे, चाहे वो जनरल कियानी रहे हों, चाहे वो जनरल शाहनवाज रहे हों या कोई रहे हों। तो मुझको फोन आने शुरू हुए मुस्लिम बच्चों के कि साहब ये आप क्या नाम बता रहे हो, ये नाम तो हमने कभी सुने ही नहीं। तो मैं कहा आप सुनेंगे क्यों? क्योंकि करिकुलम से इनको गायब कर दिया गया। मेरी आप किताब पढ़िए जो लेटेस्ट आई है नेताजी के ऊपर, और अभी मैं लड़ गया हूं। एक साहब ने यूट्यूब के ऊपर लेक्चर दिया कि सुभाष चंद्र बोस वॉज बिटन बाय द बग ऑफ सेकुलरिज्म, और इन्होंने अपनी फौज के अंदर जिहादी बना पैदा किए। ये वर्ड यूज हुआ है जिन साहब ने किया है, और मैंने उसको वीडियो बना करके जवाब दिया है कि नेवर कॉल नेताजी दिस। और उनके क्या आर्गुमेंट थे कि साहब वो कितने आईएनए के लोग पाकिस्तान की सेना में चले गए, जो कश्मीर में हमला हुआ उसमें शामिल थे। अरे भाई, जब तुम्हारे प्रधानमंत्री नेहरू ने मना कर दिया कि हम इसको इंडियन फौज में वापस नहीं लेंगे, तो जिसका घर पेशावर में था या जिसका घर रावलपिंडी में था वो पाकिस्तान की सेना में नहीं जाता, पाकिस्तान ने उनको ले लिया सेना के अंदर वापस। लेकिन मैं तब मानता कि वो जिहादी थे या कुछ थे अगर वो ये कहते कि हमें अफसोस है कि हम सुभाष चंद्र बोस के लिए, अखंड भारत के लिए लड़े, एक भारत के लिए लड़े। एक ने नहीं कहा। अगर एक भी ये कहता कि हमारी गलती थी, हम आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए, या जो हम लड़े अंग्रेजों से उस समय हमने गलती की, मैं मान लेता कि जिहादी थे उसमें। तो उन लोगों के राष्ट्रवाद को डिमीन मत करो जो लोग इस देश की एकता के लिए लड़े, एक होकर के लड़े। जी, आपने अब तक 2 इतिहासकारों के वक्तव्य सुने, और इससे आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि इतिहास और इतिहास के तथ्यों की व्याख्या और उनके संदर्भ कितने अपार हैं। जो अभी प्रोफेसर नदीम भी कह रहे थे कि भाई ये डिबेट औरंगजेब, मध्यकाल या उस इतिहास को बाद में कैसे पढ़ाया गया आजाद भारत में, टेक्स्ट बुक राइटिंग की हिस्ट्री, एकेडमिक्स की पॉलिटिक्स, ये कई ऐसे विषय हैं जो आ गए। इन पर मैं प्रोफेसर नदीम आपका रुख जानूंगा, पर उससे पहले रुचिका है। रुचिका, आपने सुने, दोनों आर्ग्यूमेंट सुने हैं। आप हिस्ट्री की स्टूडेंट भी हैं और हिस्ट्री पढ़ाती भी हैं। मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि साल 2022 में जब हम ये डिबेट सुनते हैं, इसके अलग अलग पक्ष सुनते हैं, और दोनों ही पक्षों के बड़े, जब हम हिस्टोरियंस के पक्ष सुनते हैं कि दोनों ही पक्षों के बड़े मजबूत दावे लगते हैं कि भाई सिलेक्टिव ढंग से हिस्ट्री पढ़ाई गई, क्या नहीं पढ़ाई गई, और दूसरा उसको क्या एक पॉलिटिकल टूल के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है आज की तारीख में। क्या अभिलाषा सिर्फ सत्य की खोज की है, ऐतिहासिक रेफरेंसेस को नए सिरे से लाने की है, या कोई उसमें मोटिव भी है? आप इसको किस तरह से देखती हैं रुचिका? सौरभ जी, मुझे लगता है कि मोटिव तो जरूर है और उस पर मैं आऊंगी, पर उससे पहले मुझे लगता है कि मुझे ये 2 उदाहरण जरूरी देने हैं, क्योंकि इन 2 उदाहरणों के बगैर हम ये नहीं समझ पाएंगे कि ये जो पूरी डिबेट है, मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया और किसी चीज को, कोई धार्मिक चीज को तोड़ना, उसका क्या मायना होता है अपने आप में इतिहास में। तो मुगलों के आने से जस्ट पहले, जब तुर्की आ चुके थे, उनके बाद की बात है, उसी दौरान बीच की बात है, साउथ इंडिया में विजयनगर एम्पायर था, जहां पर कृष्णदेवराय रूलर होते थे। 16वीं शताब्दी के रूलर थे, 15वीं-16वीं शताब्दी के, और उनका जो मुकाबला हुआ उन्हीं के नेबरिंग किंगडम के साथ हुआ, उड़ीसा के गंगास। और उस मुकाबले में हमें पता लगता है कि उन्होंने गंगास को जब हरा दिया, तो उसके बाद गजपतीस थे, उनको जब हरा दिया तो उनके वहां एक मंदिर था, कृष्ण का मंदिर था, वहां की मूर्ति उन्होंने तोड़कर अपने पास ले आए। बाल कृष्ण की मूर्ति थी वो, उस मूर्ति को तोड़कर वो अपने पास ले आए और अपने यहाँ पर विट्ठल मंदिर करके उसमें स्थापित कर दिया। तो अब आप उसको कैसे देखेंगे?
अब आप उसको ऐसे तो नहीं देख सकते, क्योंकि जो कृष्णदेवराय थे वो भी कृष्ण भक्त थे, उन्होंने विट्ठल मंदिर में उसको डाला, वो विष्णु का मंदिर था और उन्होंने विष्णु मंदिर से ही उठाई। पर वो मूर्ति के तोड़ने का अगर अपने आप में कोई मायना है, और अगर उससे किसी को आघात हुआ तब, और अगर उसको लेके हम अभी बहस करें तो वो किस तरीके की बहस हो? क्या उस मूर्ति के तोड़ने का अपने आप में कोई मायना नहीं है? अगर है तो क्या हम उसको इसी डिबेट में देखेंगे? ये डिबेट थोड़ा इजी हो जाता है क्योंकि हमको लगता है यहाँ दो धर्म है, एक हिंदू है एक मुस्लिम है। पर अगर आप इतिहास को छान के देखें तो ऐसे कितने उदाहरण हैं जहां सेम धर्म में ऐसा। इससे पहले ले लीजिए आप, एक टेम्पल है कर्नाटका में हल्लूर में, मेगुदी टेम्पल नाम है उसका। वो पहले जैन बसड़ी हुआ करता था, जैन टेम्पल हुआ करता था। फिर उसके बाद 13वीं शताब्दी में, 13वीं-14वीं शताब्दी में वीर शैवाइट्स आए, जो एक नया कल्ट था और वो शिव के भक्त थे। वो ऐसे शिवलिंग यहाँ पर अपने गले में भी पहनते हैं, भभूत लगाते हैं। तो उनका जो लीडर था बसवा, उन्होंने काफी अपने कल्ट को आगे बढ़ाया और पूरे कर्नाटका में उस समय ये मूवमेंट शुरू हो गई थी जहां पर जैन टेम्पल्स को उन्होंने होलसेल कन्वर्ट कर दिया वीर शैवा श्राइन्स में। तो ये मेगुदी टेम्पल में उन्होंने क्या किया कि जो जिना पार्श्वनाथ की मूर्ति है उसको तोड़कर बीच में से, जैसे आप मंदिर में घुसते हैं तो एक बीच का जो आइल होता है जो गर्भगृह की तरफ जाता है, वहीं पर उसको बीच में वहां रख दिया और उसके ऊपर भभूत स्मीयर कर दी और बाहर में नंदी लगा दिया और बाकी पूरा का पूरा टेम्पल को एज इट इज उन्होंने यूज किया। तो अब आप इसको किस संदर्भ में देखें? जो वो मेगुदी टेम्पल है वो वीर शैवा टेम्पल बन गया, पहले जैन टेम्पल था। अब कल को अगर ये क्लेम आता है कि जैन्स चाहते हैं कि वहां पर पहले जैन मंदिर था, दोबारा जैन मंदिर बने, तो ये सारी चीजें इसलिए छुप गई क्योंकि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने सिर्फ दो चीजों को दो मापदंड में देखा, या तो हिंदू या मुस्लिम। और जो भी एग्जाम्पल्स उनको हिंदू मुस्लिम के नहीं लगे, जैसे ये मेगुदी टेम्पल को ले लें, कृष्णदेवराय को ले लें, तो उन्होंने उनको या तो दबा दिया या अपनी हिस्ट्रीज में नहीं लिखा या उनको वो समझ नहीं, क्योंकि उनको इतनी कॉम्प्लेक्सिटी से शायद हमारे इतिहास को देखना नहीं था। तो मुझे लगता है कि ये जो मंदिर को तोड़ने की बात है सिर्फ इंडिया की नहीं, पूरे वर्ल्ड ओवर में है। आप क्रिश्चियनिटी का ले लें, पेगन श्राइन्स को कितना उन्होंने तोड़ मरोड़ कर चर्च बनवाए हैं। तो ये सिर्फ मुसलमानों ने ही नहीं किया, मुझे लगता है कि सिर्फ मस्जिद ही नहीं बने हैं, ऐसे ऐसे मंदिर भी बने हैं और ऐसे चर्च भी बने हैं और ऐसे कितने और अलग अलग तरीके के धार्मिक स्थल बने। तो इसको अगर हम आज के मापदंड से देखेंगे तो हम इसी दो धर्म में या तीन धर्म में बटके रह जाएंगे। अगर आप इसको एक इतिहास का फैक्ट मान के चलेंगे कि आर्किटेक्चरल रीयूज कह लें आप इसे, या आप कह लें कि एक मंदिर को या एक कोई भी धार्मिक स्थल को उसका दोबारा किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, अगर वैसे देखा जाए तो शायद थोड़ा इसका बेटर एक थोड़ा कॉम्प्लेक्स मीनिंग निकल के आ सकता है। तो मुझे लगता है कि प्रॉब्लम नैरेटिव में ये है कि ये देखा जा रहा है कि सिर्फ मुसलमानों ने ये किया, जो कि बिल्कुल गलत है। और अगर मुसलमानों ने ये नहीं किया तो वो कौन से एग्जाम्पल्स हैं जहां पर सेम धर्म में ये हो रहा है, या ऐसे धर्म जिनको आज हम कलेक्टिवली हिंदू मानते हैं, जो पहले ऐसा नहीं था, कोई वीर शैवाइट था, कोई शैवाइट था, कोई वैष्णवाइट था, अलग अलग तरीके के थे। तो उसमें फिर बहुत ही अलग एक नैरेटिव निकल गया। और हिस्ट्री का जो आपकी बात पे मैं आ रही हूँ, पॉलिटिकल मोटिव है कि नहीं, हिस्ट्री में फैक्ट्स जो है इनफाइनाइट है। जैसे मैंने अभी आपको एक फैक्ट बताया जिससे नैरेटिव पूरा चेंज हुआ। अगर आप सिर्फ हिंदू मुस्लिम देखते रहेंगे तो नैरेटिव एक तरीके का। तो हिस्ट्री में बहुत से फैक्ट्स हैं और बहुत से उसी हिसाब से नैरेटिव। पॉइंट ये है कि आज के पॉपुलर डिस्कोर्स में अगर एक नैरेटिव चल रहा है और अगर 10 लोग उस नैरेटिव को बोल रहे हैं तो वही नैरेटिव बन जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। सेम चीज को आप 5 तरीके से देख सकते हैं। और इसी में मुझे लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमको इतिहास की इतनी अच्छी नॉलेज नहीं है तो जनरल पब्लिक को, तो हमको लगता है कि सिर्फ यही नैरेटिव, जबकि ये नैरेटिव नहीं है। अगर हम देखेंगे और नैरेटिव्स को और किताबें पढ़ेंगे तो हमको कितने मल्टीपल नैरेटिव्स दिखे। और ये नैरेटिव इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसमें पॉलिटिकल मोटिव है। कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि ये नैरेटिव उनको फायदा करेगा, ये नैरेटिव कहीं ना कहीं बांटेगा लोगों को धर्म के नाम पे, तो हम धर्म के नाम पे वोट मांग सकेंगे। तो बिल्कुल इसीलिए ये नैरेटिव एक आ गया। नहीं तो अगर आप इसको देखें आर्किटेक्चरल रीयूज की नजरों से तो एग्जाम्पल्स
तो नियोलिथिक टाइम से है हमारे पास, जहां पर कोई एक चीज बनी हुई है उसको दोबारा, पेंटिंग्स में भी एग्जाम्पल है, मुगल पेंटिंग्स के ऊपर पेंटिंग्स उन्होंने बनाई है, उसके ऊपर ट्रेस करके पेंटिंग्स बनाई। तो रीयूज का तो एग्जाम्पल बहुत है पूरी, मतलब सिर्फ, और ये सिर्फ भारत का ही नहीं है, पूरे विश्व में ये रीयूज बहुत हुआ है और ये बहुत ही एक दिलचस्प फिनोमिना है। मैंने इस पर अपनी एमफिल भी की थी बीजापुर में। तो मुझे लगता है कि क्योंकि हमको पता नहीं है कि रीयूज एक फैक्ट ऑफ हिस्ट्री है, तो ये कि नैरेटिव है, और ये नैरेटिव तब तक चेंज नहीं होगा जब तक हम ये ना मान लें कि हिस्ट्री में बहुत सारे और नैरेटिव्स हैं और बहुत सारे और उदाहरण भी हैं जिसको हम देख के शायद इसका एक थोड़ा और कॉम्प्लेक्स नैरेटिव लाकर खड़ा कर सके। और वो तब तक नहीं होगा जब तक ये पॉलिटिकल पार्टीज अपना वक्तव्य को विराम नहीं देंगी। अगर हम इसको सिर्फ पॉलिटिक्स की नजर से देखते रहेंगे तो यही चलता रहेगा, यही डिवाइसिव आइडियोलॉजी चलती है। प्रोफेसर कपिल, आई विल कम टू यू। प्रोफेसर नदीम, आई विल कम टू यू सर। हाँ, मैं बिल्कुल इनसे एग्री करता हूँ और मैं आग्रह करूंगा सबसे, जो आज इस प्रोग्राम को देखने वाले भी हैं, कि एक गुजरात की एक स्कॉलर हैं अलका पटेल, उनके कुछ राइटिंग्स हैं, उसको जरूर देखें, जो रीयूज ऑफ मटेरियल के ऊपर हैं। बड़े आपके नजरियात बदल जाएंगे इस मौजू के ऊपर। खास तौर से उनके आर्टिकल्स पे सिर्फ एक का जिक्र करूंगा, क्योंकि कपिल जी ने मुझसे कहा, वह भी बात करते हुए कहा था कि कोई एग्जाम्पल ऐसी दी जाए जहाँ के ऊपर मतलब सिर्फ मंदिर ना तोड़े गए हो, कुछ और भी तोड़ के कुछ बनाया गया हो। तो अलका पटेल का एक आर्टिकल मौजूद है कि जिसमें एक मस्जिद को तोड़ के मंदिर में कन्वर्ट किया गया, और वो बात कर रही है 13-14 सेंचुरी, रुद्र महालय कॉम्प्लेक्स सर। जी 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 जी। और सिर्फ वही नहीं, मैं आप सबसे जो यहाँ आज इस प्रोग्राम को सुनने वाले हैं, उनसे दो किताबों की तरफ और मैं तवज्जो दिलाऊंगा। एक अमेरिकन स्कॉलर है रिचर्ड ईटन, बहुत रिस्पेक्टेबल स्कॉलर है, जिन्होंने पहले तो एक आर्टिकल के फॉर्म में लिखा जो डिसेक्रेशन ऑफ टेम्पल्स के ऊपर आर्टिकल, जो फ्रंट लाइन में छपे, और हम लोग फॉर्चुनेट हैं कि वो अगर आप गूगल सर्च कीजिएगा तो वो दोनों पार्ट 1 पार्ट 2 आपको गूगल सर्च पे मिल जाए। उसके अलावा फिर उन्होंने इसी मौजू पे, बिल्कुल उसी टाइटल पे, डिसेक्रेशन ऑफ टेम्पल्स के ऊपर इन मिडिवल पीरियड, उन्होंने पूरी एक किताब लिखी। उसका लुब आप चाहे वो उस दो आर्टिकल्स हो या ये किताब हो, उसका सिंपल जो एक क्रक्स जो है वो ये है कि ये प्रथा बहुत वेल स्टैब्लिश्ड थी, नॉट ओनली इन मिडिवल इंडिया बट इवन इन अर्लियर एजेस ऑल्सो। और उसके अलावा उन्होंने एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल दिए, जहां पे बुद्धिस्ट और जैन से कन्वर्ट करके मंदिर को वैष्णवाइट या शैवाइट बना दिया गया, शैवाइट को वैष्णवाइट, वैष्णवाइट को शैवाइट, राइट। और उसके फिर उन्होंने कारण भी बताया। कारण ये बताया कि उस पीरियड में एक बिल्कुल वेल एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस थी कि जब कोई डायनेस्टी जब विक्टर होती थी, जीतती थी, तो वो हारे हुए डायनेस्टी के कुल देवता की मूर्ति को और टेम्पल को खंडित करके रिप्लेस करती थी अपने उससे। तो ये बहुत वेल एस्टैब्लिश थी, और इसीलिए कपिल जी, आप आज बड़ा चीख चिल्लाहट मच रही है पूरे मुल्क में, और इस पे कोई गलत भी नहीं है। कपिल जी, हम में से किसी ने नहीं कहा कि उस पीरियड में ये गलतियां नहीं हुई। शायद ही कोई एक भी आप कोई हिस्टोरियन दिखा दीजिए जिसने कहा हो कि नहीं नहीं झूठ है, कोई मंदिर नहीं तोड़े गए। जी नदीम साहब, मैंने तो आपको हरीफ साहब और निजामी की बदाऊनी के सामने रख करके कैसे बोल लेने दीजिए। किसी ने नहीं मना किया कि औरंगजेब ने नहीं तोड़ा। हाँ, ये जरूर बताया कि औरंगजेब ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने, जिसने भी अगर कोई चीज इस टाइप के रिलीजियस प्लेसेस को अगर नुकसान पहुंचाया है तो उन जगहों को पहुंचाया है जो जोर तलब एरिया रहे, जहां पे रिवोल्ट्स हुए। रिवोल्ट्स के बाद, यानी
मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ सौरभ जी, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ औरंगजेब के पीरियड का दे रहा हूँ। कपिल जी वाकिफ होंगे उससे। राठौरों का औरंगजेब के पीरियड में एक रिवोल्ट हुआ था 1679 के आसपास। जसवंत सिंह नाम से राठौरों के एक बहुत बड़े सरदार थे जो शाहजहां के टॉप मोस्ट नोबिलिटी में आते थे, और सिर्फ ये कि शाहजहां के टॉप मोस्ट नोबिलिटी में नहीं आते थे बल्कि औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद भी सबसे हाईएस्ट मनसब 8,000 का जो था उसके ऊपर वो स्थापित थे। लेकिन और उनको जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में जो अफगानिस्तान की तरफ और बल्ख एंड बदख्शा की तरफ जो शाहजहां का कैंपेन हुआ था उसमें भी वो डिप्यूट किए गए थे, और इत्तेफाक से उनका देहांत जो है वो 1678 में हो जाता। उनके देहांत के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि उनके कोई औलाद नहीं है, कोई वंशज नहीं है उनका। उनकी बेवा रानी हाडी वो कोशिश में है कि टीका उनको दे दिया जाए। वैसे ही कपिल जी जैसे रानी ऑफ झांसी अंग्रेजों से डिमांड कर रही थी कि मुझे या मेरे बच्चे को दे दो। अंग्रेजों को भी ये प्रॉब्लम थी कि इनको नहीं दिया था, औरंगजेब ने भी नहीं दिया। जादूनाथ सरकार कहते हैं कि औरंगजेब को दे देना चाहिए था उनके किसी रिश्तेदार को। अब जब मुगल सोर्सेज उठा के देखिए तो औरंगजेब ने अल्टीमेटली वही किया था, लेकिन उस डिबेट में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहता। जब औरंगजेब टीका इनको नहीं दे रहा था तो रानी हाडी का एक खत है जो आज भी मौजूद, आज भी वो बीकानेर आर्काइव्स में मौजूद है। और उस खत में रानी हाडी औरंगजेब से कहती हैं कि अगर आप मुझे टीका दे दें तो जोधपुर इलाके के जितने मंदिर हैं मैं तोड़वाने को तैयार। औरंगजेब उनकी इस रिक्वेस्ट को नहीं मानता। लेकिन कुछ महीने के बाद जब राठौरों का रिवोल्ट होता है तो आफ्टर द रिवोल्ट जब मुगल आर्मी भेजी जाती है राठौरों के एरिया में और सिसोदिया के एरिया में, जिस वक्त ये रिवोल्ट चल रहा है उस वक्त उन मंदिरों को तोड़ा जाता है। यानी जो प्रथा थी, जो इस्टेब्लिश, जो रिचर्ड ईटन ने बाकायदा चार्ट आफ्टर चार्ट बना के पूरे टैबुलेटेड फॉर्म में रिचर्ड ईटन ने दिया है। दूसरी किताब डीएन झा की किताब जिसमें उन्होंने पूरे एंशिएंट पीरियड से लेके ट्रेस किया है कि कौन कौन से पुराने जो थे वो बुद्धिस्ट और जैन मंदिरों को वैष्णवाइट और शैवाइट पर कन्वर्ट किया गया था। दोनों किताबों में जो सीधे नजर आता है वही औरंगजेब कर रहा है कि जो जोर तलब इलाके हैं, जो अंडर रिवोल्ट होते हैं, वहां के ऊपर ये एक्शन लिया जाता है। और कपिल जी यही वजह है कि चाहे वो सुजान राय भंडारी हो, चाहे भीमसेन हो, चाहे वो कोई और हिंदू राइटर हो, ईश्वरदास नागर हो, सारे के सारे औरंगजेब के पीरियड में मौजूद हैं। और कोई और इनमें से ज्यादातर ऐसे हैं तो जो औरंगजेब के क्रिटिक है, औरंगजेब के दोस्त नहीं है, उनकी बुराइयां कर रहे हैं, लेकिन इनमें से कोई भी मंदिर के तोड़ने को हाईलाइट नहीं करता क्योंकि इट वॉज एन एक्सेप्टेड फैक्ट कि ये प्रथा उस वक्त होती थी जहां जोर तलब एरिया होता था। हिंदुओं ने भी किया, वैष्णवों ने भी किया, शैवाइट ने भी किया, मुगलों ने भी किया, सुल्तानों ने भी किया, और सब कुछ छोड़ दीजिए जनाबे वाला 1990 आपको आप याद तो कर रहे हैं उसको, अफगानिस्तान में बामियान में क्या हुआ 1991-92 में। हमने आपने अपने दौर में जब हमारे पास पावर थी तो हमने मस्जिद गिरा ली, और इंशाल्लाह अगर पावर हमारी अगले साल 2-3 साल चलती रही तो एक आध मॉन्यूमेंट और हम ध्वस्त कर देंगे। ये एक इतिहास का, हमारे इतिहास का एक पार्ट है जो होता चला आ रहा है। इसको प्लीज आप मजहब के नजरिए से मत देखें। प्रोफेसर कपिल कुमार, योर रिस्पॉन्स। मजहब के नजरिए से ना देखे, पॉलिटिकल नजरिए से देखूं। जो नदीम साहब ने अपने कंक्लूडिंग कमेंट अभी लास्ट में तो दे दिए कि 92 के अंदर आपने वो गिरा दी, मस्जिद गिरा दी, और 2-3 साल आगे रहे तो आप और भी गिरा देंगे। तो उसमें हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट पूरा खत्म हो गया कि वो मस्जिद कैसे बनाई गई थी, क्या बनाई गई थी या नहीं थी,
हिस्ट्री खत्म हो गई, पॉलिटिक्स आ गई। तो जनाबे वाला सुप्रीम कोर्ट ने भी तय कर दिया सुनिए साहब, अब नदीम साहब मुझे भी कंप्लीट सर नदीम सर प्लीज लेट हिम स्पीक। मैंने एक बार भी अपने उसके अंदर ये नहीं कहा कि जो शैव ने वैष्णव के साथ किया या बौद्ध ने जैन के साथ या किया मैं उसको डिफेंड करता हूं। रादर इट इज टू बी कंडेम्ड। मेरी दिक्कत जो मैंने बार बार कही है वो उनसे है कि जिस वजह से भी मंदिर तोड़ा हो औरंगजेब ने, जो उसको आई डिफेंड करते हैं और ये कहते हैं कि नहीं मंदिर था ही नहीं, यहां पे मंदिर तोड़ा ही नहीं गया। मेरी दिक्कत उस चीज से है। और रुचिका जी मैं आपको एक बताना चाह रहा हूं, आप सब चीज पॉलिटिकल पार्टीज पे डाल रही हैं। अमृतलाल नागर की एक हिंदी में पुस्तक है, उसका अंग्रेजी में भी ट्रांसलेशन हो चुका है। और अमृतलाल नागर हिंदी साहित्य में और विशेष तौर से प्रगतिशील हिंदी साहित्य में क्या थे वो आप जानती होंगी। 1857 के समय पे अयोध्या के अंदर हिंदू और मुसलमानों में क्या फैसला हुआ था, जरा उसे पढ़ लीजिएगा। और जो दोनों फैसला करने वाले एक मौलवी और पंडित थे, उन दोनों का अंग्रेजों ने वापस आने पे क्या असर किया था, पेड़ से लटका के फांसी देके, वो भी पढ़ दीजिएगा। और उस पेड़ को 1885 में अंग्रेजों ने क्यों कटवा दिया कि वहां पे हिंदू और मुस्लिम दोनों उस पेड़ की पूजा करने जाते थे। प्रोफेसर दीप मैंने देख लिया आपको, आपसे अर्ज करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे उस पे फैसला देते वक्त भले जमीन दे दी हो, लेकिन ये तय कर दिया था कि वहां ना कोई मंदिर था और ध्वस्त करने का भी इलीगल एक्ट था, उस पर बात न की। देखिए ध्वस्त करने को इलीगल एक्ट माना है, सुप्रीम कोर्ट ने पूरा दिया है। यहाँ पे नॉन इस्लामिक स्ट्रक्चर नीचे एग्जिस्ट करता था, कहीं नहीं है। आप सुप्रीम आप पढ़िए, मैंने भी पढ़ा है। सर एक सेकंड देखिए, एक सेकंड प्रोफेसर प्लीज पढ़ होकर के देखिए सर, प्रोफेसर एक सेकंड प्लीज। देखिए एक तो ये बहुत इजी है कि हम बहुत सारे टॉपिक्स को ऐसे टच करें और बात आगे बढ़े। हम बाबरी मस्जिद पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले को फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे। आई वुड लव टू डिस्कस इट विद यू गाइस। आप दोनों लोग बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, मैं तो देखिए विद्यार्थी हूँ, सीख रहा हूँ आप सबसे, पर अभी हम थोड़ा सिविलाइज ढंग से आगे बढ़ जाए। प्रोफेसर कपिल प्लीज। एक बात और पूछता हूँ, हाँ। क्योंकि ये चीज सारी पॉलिटिसाइज होके आती है। एक तरफ ये कहा जाता है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं, कोर्ट को मानते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन कहेगा कोर्ट कहेगा वो किया जाएगा। तो वही लोग जो इसको पॉलिटिक्स बना के आते हैं, भैया सीए का कानून बन गया, फिर उसके लिए किस लिए विरोध था उसके ऊपर? सर अब आप भी वही कर रहे हैं जो नदीम साहब कर रहे हैं। लेट्स स्टिक टू द सुनिए, इसलिए मेरी हाथ जोड़ के विनती, ऐसे मत झगड़िए प्लीज, आप लोग सम्मानित विद्वान हैं। नहीं चलेगा जी कि मेरे लिए कन्वीनियंट है तो सुप्रीम कोर्ट हो गया और मेरे लिए कन्वीनियंट नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा। 3 तलाक पे सुप्रीम कोर्ट कहां चला गया था, मुझे बताइए। समझे, ये जो एक कन्वीनियंस बन गई है कि स्त्रियों के लिए तो शरीयत रहेगी इस देश में और आदमियों के लिए पुलिस कानून है। मैंने कहा पूरे देश में मेरा ये कहना है कि हम इतने सारे टॉपिक्स पे इस 1 घंटे में नहीं डिस्कस कर पाएंगे। और कोई भी एक विद्वान, चाहे वो प्रोफेसर नदीम हो चाहे वो प्रोफेसर कपिल, वो जिन टॉपिक्स को टच करेंगे फिर दूसरे का भी रिस्पॉन्स लेना पड़ेगा। जी बिल्कुल, देखिए जिनका इंटरप्रिटेशन ये जिस तरीके से हो रहा है, मैंने सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं उठाई, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट की बात उठाएंगे तो फिर मैं सुप्रीम कोर्ट की भी टोटलिटी नहीं मैं इसीलिए मैं बीच में सर मैं इसीलिए ले लूं सुप्रीम कोर्ट का। प्रोफेसर कपिल, मैंने इसीलिए प्रोफेसर नदीम को तुरंत कहा कि अभी हम बाबरी डिमोलिशन पे सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे चर्चा करने का हमारे पास बैंडविड्थ नहीं है। उस समय तो मैं हिस्टोरिकल रीडिंग की या उससे पहले जो सिख गुरुओं ने भेजे थे वहां पे राम जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए सोल्जर्स अयोध्या के अंदर, वो तो बीजेपी आरएसएस नहीं थे उस समय। वो हिस्ट्री कह रही है, वो मैं नहीं कह रहा हूं। सौरभ जी बोल सकता हूँ? सर एक सेकंड, मेरा ये आखिरी सवाल है, आप तीनों विद्वानों को मैं समय दूंगा बोलने के लिए।
मेरा आखिरी सवाल ये है, मेरे पे अब ज्यादा टाइम नहीं है, मुझे जाना है। बस मैं आप ही का रिस्पॉन्स पहले ले लूंगा प्रोफेसर कपिल। मेरा आखिरी ये है कि ज्ञानवापी में पिटीशन दाखिल हुई है, सर्वे हुआ है, पर मैं ये जानना चाहता हूं, आप तीनों ही हिस्ट्री के विद्वान हैं, कि कुतुब मीनार के लिए एक पिटीशन दाखिल हुई, धार की भोजशाला के लिए एक पिटीशन दाखिल हुई, ज्ञानवापी के लिए पिटीशन दाखिल हुई कि ये जो पूजा के स्थल हैं किन किन का कब्जा रहे, क्या हो क्या नहीं हो, कहाँ खुदाई। एक सिटीजन के तौर पर, एक नागरिक के तौर पर मैं इन विषयों को सर कैसे अप्रोच करूं? प्रोफेसर कपिल आपसे शुरू करेंगे, देन बहुत क्विक रिएक्शन दे रहा हूं, फिर मुझे जाना है। पहली बात जी, ये जो कुतुब मीनार पे जिन्होंने सवाल उठाया कि इसका नाम वो कर दिया जाए विष्णु स्तंभ, वो क्या विष्णु स्तंभ जी, इनसे सूर्य बेवकूफ स्तंभ कोई है? इनसे सूर्य स्तंभ कहा गया शायद। जी जी, नहीं नहीं, देखिए वहां वो स्तंभ तो लोहे वाला, तो आयरन पिलर मौजूद है ऑलरेडी। हाँ, इनसे बेवकूफ कोई नहीं है। एक तरफ कहते हैं कि मंदिर तोड़ के कुतुब मीनार बनाई गई, तो मंदिरों से टूटी हुई कुतुब मीनार को आप कहते हैं इसका नाम बदल के ये कर दीजिए, ये तो सरासर राइट। जो चीजें एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को सूट नहीं करती, जरा मानुची के भी 4 वॉल्यूम पढ़ लीजिए, इटालियन ट्रेवलर है, उस समय का औरंगजेब का कॉन्टेम्परेरी, औरंगजेब की नौकरी में भी रहा है, जो कहता है कि जब तक जसवंत सिंह जिंदा था औरंगजेब की हिम्मत नहीं पड़ी कि वो मथुरा की तरफ देख सके। जसवंत सिंह को जहर दे के मरवाया गया। उस पर पूरा मानुची लिखता है कि क्या बादशाह है, जिस आदमी ने इसकी इतनी मतलब वो लॉयल्टी के साथ में इसका काम किया, उसको इसने मरवाया और उसके बाद मथुरा के अंदर मस्जिद बनवाई। मैं हिस्टोरिकल उससे इनसे एक बात करना चाहता हूं कि क्या दोनों जगहों पे मस्जिदें अपने आप आ गई? देखिए, ये कहना बहुत आसान है कि उस जमाने की औरंगजेब की बर्बरता को भूल दिया जाए, और भुलाई जा सकती है अगर वर्तमान के अंदर वो ना दोहराई जाए। और जब हम वर्तमान में ये देखते हैं कि किसी ने अगर कोई पर्चा बना दिया एग्जाम का तो उसके हाथ काट दिए गए, या किसी ने कार्टून बना दिया तो उसको जान से मार दिया गया, या धर्म परिवर्तन फिर रिश्वत देके या उस तरीके से कराया जा रहा है, तो उसके अंदर फिर आप क्या कहेंगे इस बात को लेकर के? कैसे बुला सकते हैं आप फिर? और दूसरी बात यह है कि इनके द्वारा अत्याचार जो आक्रांताओं ने किए उनको तो हम बुला दें, और आप हम पे 10 तरीके की तोहमत लगाते जाएं, ये तो इतिहास लेखन नहीं है भाई। और इतिहास के अंदर हम तथ्यों पे, इतिहासकार यहाँ पे बात कर रहे थे, तथ्यों के ऊपर बात कर रहे थे। ये कहना साहब वो मशरक़ की आलिमगिरी में लिखा है कि मस्जिद तोड़ दी जाएगी, अब उसको वेरीफाई किया जाए, तो भैया अलीगढ़ वाले आप इतने साल से क्या रिसर्च कर रहे थे? वहां पे क्या शोध कर रहे थे आप इतिहास के ऊपर, कि जब साफ लिखित प्रमाण मौजूद है वहां पे कि यहाँ ये मस्जिद तोड़ी गई, और मैं इनको मेरे साथ चले नदीम साहब, मैं इनको सर्वे करा दूंगा, खंबात चले मेरे साथ, जहाँ 1 रात की मस्जिद है, 1 रात के अंदर मंदिर को मस्जिद बना दिया गया, या और जगह। और एक बात मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मंदिर बनाने के लिए बनारस में क्या केवल वाराणसी में वही जगह मिली थी? क्यों बनाई गई वहां पे मंदिर के सामने मस्जिद? अगर ये कहते हैं कि खाली मस्जिद ही बनाई गई, या मथुरा के अंदर क्यों बनाई गई मंदिर के ही सामने मस्जिद? ये उस मानसिकता का भी तो अध्ययन करें कि दूसरे धर्म को नीचा दिखाने के लिए ये चीज की जा रही है। मथुरा में क्या जगह नहीं थी और कहीं पे, या वाराणसी में कहीं जगह और नहीं थी? तो इसलिए इतिहासकार को इतिहास के सारे तथ्यों को सब कुछ समझ के बात करनी चाहिए, ना कि इस तरीके से बचाने के लिए कि अगर मैं एक धर्म का हूं तो मैं उसको बचाता चला जाऊंगा और उसकी खातिर मैं और सब चीजों पे आके मूड लूंगा। ये मानसिकता आज हिंदुस्तान में काम नहीं करेगी। प्रोफेसर नदीम, आपका कंक्लूडिंग रिमार्क। आपने मेरा सवाल सुना, ये सवाल कॉमन है तीनों लोगों के लिए। हाउ शुड वी अप्रोच दिस नाउ? देखिए, पहले आप हाउ वी शुड अप्रोच दिस नाउ इज क्वेश्चन जो हमारे पूरे मुल्क को सोचना चाहिए। और आई थिंक के एक चीज को हमें रियलाइज करना चाहिए कि हम लोग अब 17वीं शताब्दी में नहीं रह रहे। औरंगजेब, बाबर, ये 16वीं और 17वीं शताब्दी में क्या कर गए, क्या नहीं कर गए, अच्छा कर गए कि बुरा कर गए, वो जो कुछ कर गए वो उस दौर में थे कि जब ना डेमोक्रेसी थी, ना कॉन्स्टिट्यूशन था,
ना एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट है। एक दूसरा निजाम हुकूमत था जिसपे वो फुल अथॉरिटी उनके पास थी, उन्होंने जो चाहा वो किया, जिसको आज कपिल जी कुछ भी कहें, शायद ही कोई ऐसा हिस्टोरियन होगा कि जो बुरे को बुरा नहीं कहता। लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि आज के दौर में हम लोग 1600 समथिंग में नहीं रहे। आज हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं वो 2022 है, 21वीं शताब्दी है, और हम लोग अंबेडकर के बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हमारी हुकूमत चल रही है। वो हुकूमत जहां पे हर सिटीजन को पूरा एक हक हासिल है, जिसको हर एक सिटीजन को यह हक है अपने मजहब को फॉलो करने का। और एक्ट्स ऑफ पार्लियामेंट ये कहते हैं कि आजादी के वक्त जो मॉन्यूमेंट जिस अंदाज में पाया गया था वैसे ही उसको कंटिन्यू करना चाहिए। औरंगजेब ने क्या किया, बाबर ने क्या किया, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, उस पर आप बहस करते रहिए, इख्तिलाफ राय हो सकती है, लेकिन सब सहमत होकर ये कहेंगे कि अगर बर्बरियत हुई तो बर्बरियत को बर्बरियत कहना चाहिए, इस पर कोई दो राय। लेकिन आज अगर आप उसी काम को रिपीट कीजिएगा तो मेरे ख्याल में आप औरंगजेब को बहुत पीछे छोड़ दीजिए। आज जो अगर आप इस टाइप से मजहबी चीजों को तोड़िएगा तो औरंगजेब आपके सामने बच्चा नजर आएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ। एक जुमला बस पे और आपके सामने ऐड कर दूं, उसके जब तक वो कपिल जी ऐड आपके हो ना हो, कि जो ये कहा जा रहा है, जिस सिलसिले में आपने आज ये पूरा प्रोग्राम रखा था, जिसपे कम बात हुई क्योंकि कपिल जी ने पूरे कोर्सेस के ऊपर चले गए और कहाँ चले गए, नेशनल स्कूल पे चले गए, और फिर हम लोगों को डिस्कशन कुछ और करना पड़ गया। बात दरअसल इतनी है कि जो बनारस की मंदिर तोड़ी गई उसका क्या सबूत है कि किस सन में तोड़ी गई और क्यों तोड़ी गई, क्या उस प्रमाण है उसका? कपिल जी ने तो बातों में कह दिया कि इरफान अभी गलत कहते हैं कि उस दौर के सोर्सेस को पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है, लैंग्वेज को जानने की जरूरत नहीं है। बगैर उस लैंग्वेज को जाने हुए आपको कहां से पता चलेगा? इसीलिए कपिल जी उसकी बात नहीं कर रहे। सवाल यह है कि दो सोर्सेस मैं आपको जिक्र करूंगा आज इस वक्त। एक पहला सोर्स जिसका मैं जिक्र करूंगा उसका नाम है सुजान राय भंडारी, खुलासतुत तवारीख। एक हिंदू राइटर है जो बनारस में भी रहा है और 1695 में खुलासतुत तवारीख, जो बहुत अहम सोर्स है औरंगजेब के पीरियड का, उसको लिखा है। सुजान राय भंडारी जब मथुरा की केशव राय टेम्पल को तोड़ा जाता है उसका तस्करा लिखता है, लेकिन जब बनारस में जहां वो खुद मौजूद है वहां के ऊपर कोई मंदिर तोड़ी जाती है उसका कोई जिक्र ही नहीं करता, कोई जिक्र नहीं करता है। औरंगजेब की जो ऑफिशियल हिस्ट्री है, मासिर जो तारीख आलमगीरी, कोई जिक्र उस पर नहीं होता। हाँ, लेकिन उस दौर की एक और तारीख की किताब है, एक और बहुत अच्छा इतिहास है उसके पीरियड का, साकी मुस्तैद खान, जो सुजान राय भंडारी की तरह हिंदू नहीं है, मुसलमान है, और वो लिख रहा है मासिर आलमगीरी। वो कहता है कि औरंगजेब ने 1669 में इस मंदिर को गिरवाया, है ना। एक सोर्स है जिसमें यह दर्ज है कि औरंगजेब के नॉलेज में उसके कहने के बाद इस मंदिर को तोड़वाया गया, और उसके साथ उसका रीजन भी देता। अब चाहे वो गलत रीजन है या सही रीजन हो, मैं उस पर अभी फिलहाल नहीं जा रहा, लेकिन हाँ एक रीजन देता है, और वो ये कहता है साकी मुस्तैद खान कि अब वहां के ऊपर उस मंदिर में एक मकतब चलता था, स्कूल चलता था, जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों पढ़ने जाते थे और वहां पे वेदों की तालीम दी जाती थी। तो साकी मुस्तैद खान का ख्याल ये है कि शायद इस मंदिर को इसलिए तोड़ा गया होगा
क्योंकि वहां मुसलमान भी जाके और हिंदू धर्म की तालीम हासिल कर रहे थे। कहां तक वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, उसके बारे में तो अभी प्रमाण नहीं मिलता, लेकिन उस सोर्स के अलावा उस पीरियड में जो अंग्रेज राइटर, यूरोपियन अकाउंट्स जो मिलते हैं या फारसी के जो अकाउंट्स मिलते हैं, उनमें किसी में ये जिक्र नहीं मिलता कि इस बिल्डिंग को कहाँ, कैसे और कब तोड़ा गया। हाँ, ये कहना कि शायद इसकी बेसिस पे मैं ये कह दूं कि वो जो मंदिर है विश्वनाथ मंदिर, वो तोड़ी ही नहीं गई, तो ये गलत होगा, क्योंकि आज जिस अंदाज में वो मस्जिद खड़ी हुई है, उसके एक कोने में एक हिस्सा है जो मंदिर का है, जो खंडित है, और उसके ऊपर नई मस्जिद बनी हुई है, जो अंधा भी उसे देख के कह सकता है कि एक पुरानी मंदिर तोड़ के मस्जिद को बनाया गया। इसमें कोई इख्तिलाफ राय नहीं। इख्तिलाफ राय किसमें है, क्या वाकई ऑर्डर दे के तोड़वाया गया था या किसी और वजह से तोड़वाया गया था, और किस सन में तोड़वाया गया था। आखिरी कमेंट मैं सौरभ जी आपसे बस एक और करने की इजाजत चाहता हूं कि 1659 यानी हुकूमत में आने के एक साल के बाद औरंगजेब एक फरमान जारी करते हैं, और उस फरमान में बिल्कुल वाज़े तौर पे लिखते हैं कि जितने भी मंदिर बनारस में या इसके अलावा इलाहाबाद में जो खड़े हुए हैं, उनको कोई टच ना करे, और अगर कोई वहां के पंडों को या हिंदुओं को परस्तिश करने से रोकता है तो उनको सजा दी जाएगी। और कोई भी जो उसकी जबान है, मैं अंग्रेजी में उसे इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं फारसी नहीं उसको पढ़कर सुना रहा हूं, कि नो अनलॉफुल इंटरफियरेंस इन द रिलीजियस एक्टिविटीज ऑफ द पंडास ऑफ बनारस वुड बी टॉलरेटेड। ये फरमान है 1659 का। कुछ तो हुआ होगा जो 10 साल के अंदर, अगर हम साकी मुस्तैद खान की बात माने और ये माने कि 1669 में ये तोड़ा गया था, अगर इस बात को माने तो 10 साल में क्या फर्क आ गया था कि इसको तोड़ा जाए। अगर हम तारीख का वाइड होके मुताला करें, जो कपिल जी ने कहा था कि हमको चारों तरफ देख के बात करनी चाहिए, तो हमको पता चलेगा कि 1669 वो साल है कि जब इस पूरे इलाके में रिवोल्ट्स हो रहे, जाट रिबेलियन हो रहा है, मथुरा रीजन में सप्तामी रिवोल्ट हो रहा है, सिख रिवोल्ट हो रहा है। जाहिर है कि उन हालात में अगर ये मंदिर तोड़ा गया होगा तो रिचर्ड ईटन की जो बात है वो कुछ सही होती हुई नजर आती है। लेकिन आखिर में मैं फिर ये विनती करूंगा कि देखिए, औरंगजेब का दौर औरंगजेब का था, वो मिडिवल टाइम्स थे, वो पीरियड डेमोक्रेसी का नहीं था। आज कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेकुलर है, वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमको सबको आजादी देता है अपने मजहब को फॉलो करने की। वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें और कपिल जी को इक्वल राइट्स देता है। अगर आज उसी काम को हम अंजाम देंगे जो 17th सेंचुरी में 1669 में औरंगजेब कर रहे थे, तो आई थिंक हम हिंदुस्तान को बहुत पीछे ले जा रहे हैं। बस मेरी इतनी ही। ठीक है सर, ठीक है। रुचिका, मैं एक दूसरे सवाल पे आपका रिस्पांस चाहता हूं। सेंस ऑफ इनजस्टिस है, और कई लोग ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि उनके लिए ये एक साधारण मस्जिद का मसला है, हमारे लिए हमारे सर्वोच्च आराध्य के मंदिर का, जन्म स्थान का मसला है। श्री कृष्ण जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग, और वही आर्ग्यूमेंट राम मंदिर के लिए भी दिया जाता था। इसको एक नारे की शक्ल विश्व हिंदू परिषद के शुरू हुए आंदोलन ने दी, और बाद में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। तो एक जो आम हिंदू है, एक रिलीजियस हिंदू है, वो इस इनजस्टिस को करेक्ट करने की कई बार बात करता है। एज अ हिस्टोरियन, हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दिस, हाउ डू यू लुक एट इट? कि एक तो पॉलिटिकल एम्बिशन हो गया, एक हिस्टोरियंस के, एकेडमिशियंस के अपने अपने पाले हो गए, अपने अपने आर्ग्यूमेंट हो गए। एक सिंपल सा है, वो कह रहा है कि भाई हमारे कृष्ण जी यहाँ पैदा हुए थे,
मुसलमानों के लिए तो ये मक्का मदीना जैसी पवित्र जगह नहीं है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस चश्मे से देखा जाए, या लॉ एंड ऑर्डर के या किसी और के? रुचिका। मैं इसको एक उदाहरण के साथ जवाब देना चाहूंगी। औरंगाबाद में, दौलताबाद में एक काफी बड़ा फोर्ट कॉम्प्लेक्स है, और वहां पर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने 14वीं शताब्दी में एक मस्जिद बनाई। सबको पता है, लिखा हुआ इसके बारे में, इसमें इंस्क्रिप्शंस हैं, वहां बाकायदा मेहराब है, तो सबको पता है कि वो मस्जिद है। 19वीं शताब्दी में वहां पर एक भारत माता मंदिर बना दिया। भारत माता उस समय नई एक देवी चली थी, क्योंकि नेशनल मूवमेंट चल रही थी, और उन्होंने कुछ नहीं किया, वहां पर मेहराब को उन्होंने कलर कर दिया है, और उसके सामने उन्होंने भारत माता की मूर्ति लगा दी है, और वहां पर अब पूजा होती है। बाकी सब उसमें वैसा ही है, बिल्कुल वो जैसा बना था वैसे का वैसा ही बना हुआ। अब अगर आप उसको अब देखेंगे 2022 में, तो ये भी फिर एक मान्य चीज हो सकती है कि अगर मैं मुसलमान हूं तो मुझे खराब लग रहा है, या मैं एक बिलीविंग मुसलमान हूं तो मुझे ये बात खराब लग रही है कि मस्जिद जो है आपने उसको भारत माता मंदिर बना दिया। और वही सेम चीज अगर आप इतिहास को, अगर इतिहास के कॉन्टेक्स्ट से निकाल के 2022 में देखेंगे एज इट इज, अपने आज के जो भी आपके बिलीफ्स हैं उसके हिसाब से, तो आपको सारा इतिहास ऐसा ही मिलेगा। इतिहास में ऐसे बहुत उदाहरण मौजूद हैं जहां एक मंदिर से दूसरा मंदिर, शैवाइट से वैष्णवाइट, वीर शैवाइट, जैन आपने कहा पहले जी, जैन टेम्पल्स वीर शैवाइट टेम्पल्स बन गए। हिंदू रूलर्स भी जा जाकर मूर्तियां तोड़कर अपने मंदिर में स्थापित कर रहे हैं। तो कहां तक आपका बिलीफ जाएगा? और ये सिर्फ, मैंने जैसे पहले भी बताया, ये सिर्फ हिंदू मुसलमान की बात नहीं है, मुसलमानों की भी मस्जिद कितने ऐसे ही कन्वर्ट हो गए, जैसे भारत माता टेम्पल हो गया। मांडू में एक एग्जाम्पल है, उन्होंने राम टेम्पल बना दिया है उसको, वो भी 19th सेंचुरी में हुआ है। जामा मस्जिद जो मांडू की है उसके बिल्कुल बगल में है। तो ऐसे कितने ऐसे एग्जाम्पल, मांडू मध्य प्रदेश में, ऐसे कितने ऐसे एग्जाम्पल है जहां हर एक पक्ष जो आज जिंदा है उसको कहीं ना कहीं लगेगा कि हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ। तो आप कहां तक जाएंगे? दूसरा इसका नजरिया ये हो सकता है कि आप उसको समझें कि ये इतिहास में हुआ था और इसका कॉन्टेक्स्ट है एक 17वीं शताब्दी का, 16वीं शताब्दी का, जहां ये होता आया था, जहां ये रवायत थी, जहां ये एक तरीके का ट्रेडिशन था। और ये सिर्फ मुसलमानों ने नहीं किया है, ये पहले भी होते आया। चोलाज ने भी ये किया है, ये राष्ट्रकूटाज ने भी किया है, ये कितने रूलर्स ने ऐसे किया है। तो उसको अगर आप एक राइट ऑफ पैसेज मानेंगे हिस्ट्री का, कि हिस्ट्री में एक कॉमन प्रोसीजर था और ये बहुत रीजन से होता था, इसको सिर्फ धर्म से है ही नहीं, सिर्फ इसका वास्ता। धर्म एक चीज हो सकती है, पर उसके बियॉन्ड भी, क्योंकि सेम धर्म के भी लोग कर रहे हैं तो कुछ और तो होगा ही। तो टाइम आपको कम करना है, तो आपको जो भी मटेरियल मिला आपने बना दिया, उसको भी रियूज है, टाइम एफिशिएंट, कॉस्ट एफिशिएंट, आपको पैसे नहीं इतने खर्च करने हैं, आपको मटेरियल मिला, आपने उससे कुछ बना दिया। तो इसके बहुत और रीजंस हैं, और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स और बहुत ही दिलचस्प फिनोमेना है। इसके बारे में पढ़ाया नहीं जाता है क्योंकि इतना बड़ा धर्म से जुड़ा हुआ इशू बन गया है। बाहर तो इसके बारे में बहुत पढ़ाया जाता है, यूएस वगैरह में। यहाँ भारत में इसके बारे में कोई स्टडी नहीं है, तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि इसके कितने एग्जाम्पल्स। तो मेरा ये मानना है कि अगर आप इतिहास को इतिहास के नजरिए से देखेंगे तो आपको शायद इतिहास के बारे में और अच्छे से पता चलेगा और दिलचस्प चीजें पता चलेगी। लेकिन अगर आप उसको आज के विश्वास से देखेंगे और आप अपना विश्वास इतिहास पे मढ़ना चाहेंगे, एक 400 साल पहले की चीज पे, तो आपको फिर यही मिलेगा जो आज हो, और इसका कोई अंत नहीं है। थैंक यू सो मच प्रोफेसर कपिल कुमार, प्रोफेसर नदीम और रुचिका, आप तीनों लोगों का, आप लोगों ने अलग अलग पहलुओं की तरफ हमारे दर्शकों का ध्यान दिलाया, और मुझे पूरा भरोसा है कि अब वो अपने हिस्से की क्यूरियोसिटी के साथ इन विषयों पर और पढ़ेंगे और पढ़ी लिखी तथ्य सम्मत बहस की कोशिश करेंगे। बढ़ते हैं नेता नगरी के अगले सत्र की तरफ। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और यह है नेता नगरी का आखिरी सत्र, जिसका नाम है फुर्सत की सलाह। और सलाह इस बार बहुत ही टू द पॉइंट है। 2-3 किताबें हैं और एक वेब सीरीज है जिसको मैं रेकमेंड करूंगा। पहली किताब ये आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है, सुमित्रा एंड अनीस, टेल्स एंड रेसिपीज फ्रॉम अ खिचड़ी फैमिली। इसे मशहूर पत्रकार सीमा चिश्ती ने लिखा है, हार्पर से पब्लिश हुई है। उन्होंने अलग अलग धार्मिक पृष्ठभूमियों से आने वाले अपने माता पिता का जिक्र किया है।
भोजन का भी जिक्र किया है, लेकिन किताब सिर्फ भोजन तक महदूद नहीं है, कई दिलचस्प कल्चरल चीजें भी बताती है, हिंदुस्तान पहले कैसा था वो भी बताती है, और मौजूदा सवालों पर भी अपने हिस्से की टिप्पणी करती है ये किताब। दूसरी किताब लाइक वाटर फॉर चॉकलेट का हिंदी में अनुवाद है, ये देखिए, जैसे चॉकलेट के लिए पानी। ये लॉरा एस्किवेल का बहुत कमाल का नॉवेल है, बेस्ट सेलर रहा है, ट्रांसलेट होकर जब अंग्रेजी में आया, और हिंदी के बहुत कमाल के किस्सागो हैं, अनुवादक भी अशोक पांडे जो हल्द्वानी में रहते हैं, फेसबुक पर बहुत सुंदर लिखते हैं, लपू झन्ना, बब्बन कॉर्पोरेट, इनके कई चर्चित उपन्यास हैं। उन्होंने इसका बहुत पहले अनुवाद किया था, और जब अशोक जी ने, जिन्हें मैं अशोक दाजू बोलता हूँ, इसकी कहानी सुनाई कि हर चैप्टर में एक रेसिपी है, पर रेसिपी से आगे वो जिंदगी की कहानी बन जाती है, और जिसमें एक चैप्टर है जिसमें रेसिपी नहीं है, तो उसमें दिया सलाई, माचिस की तीली बनाने का प्रसंग है, और फिर उसी प्रसंग में जब कथानायक बोलता है कि हम सब के भीतर एक दिया सलाई है, कुछ लोग गर्माहट लिए आते हैं और उन दिया सलाइयों को जलने का मौका मिलता है, कुछ लोगों की ठंडी सांस होती है जिनसे बचना चाहिए, तो आपको लगेगा कि जीवन के दर्शन के बारे में बात हो रही है। मैं ज्यादा विस्तार में नहीं जाऊंगा, सो दैट यू कैन एक्सप्लोर दिस बुक। अगर आपको हिंदी ट्रांसलेशन ना मिल रहा हो तो आप लाइक वाटर फॉर चॉकलेट, जो अंग्रेजी का इसका अनुवाद है, वो पढ़ सकते हैं, बहुत मशहूर किताब है। तीसरी किताब, मैं पटना आया हुआ हूँ, बिहार की राजधानी, तो मुझे ये तोहफे मिली, ये देखिए, कोसी नदी की कहानी दुई पाटन के बीच में। दिनेश कुमार मिश्र लगातार प्रयत्नशील है कोसी नदी के रख रखाव, उसके इर्द गिर्द की जगहों को लेके, तो उनके ये अनुभव है इस किताब में, और मैं इसे पढ़ने का इरादा रखता हूँ। और जहां तक देखने की बात है, आईपीएल अपने फाइनल मुकाम में है, थॉमस कप पिछली बार देखा, पर फिलहाल जो निपटाया गया वो है पंचायत का सीजन 2, और सीजन 1 की तरह अच्छी लिखाई है, अच्छी एक्टिंग है, सो आई विल रेकमेंड यू कैन वॉच इट। टीवीएफ ने एक अच्छी फ्रेंचाइजी बिल्ड की है। आज के नेता नगरी में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि, या अगर आप दिन में देख रहे हैं, शुभ रात्रि उनके लिए जो परदेश में देख रहे हैं शो रिलीज होते हुए, हिंदुस्तान में देख रहे हैं, तो आपका दिन, आपका वीकेंड शुभ हो। शुक्रिया।